नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों को लेकर और साथ ही साथ हम बातचीत करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर, जिसपे हमारे जानकार आपको राय देते हैं, सलाह देते हैं ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना पाएं, अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर पाएं और एक लंबी अवधि में जो निर्धारित गोल्स हैं उनको इजीली अचीव कर पाएं। अलग अलग सवालों को हम शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। अलग अलग माध्यमों के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हैं और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इन माध्यमों के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आस्क आवाज योर मनी हमारा हैशटैग है। इसके जरिए आप फेसबुक, एक्स यानी कि फॉर्मर, ट्विटर के जरिए आप सवाल पूछेंगे। आप हमें अपना सवाल सीधे सीधे भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर और उसके अलावा आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए आप दिखवा भी सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों पर भी और साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर भी। हेमंत सर, आमतौर पर हमने सुना है म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन मेरा वाला सही है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो इसका क्या जवाब है कि जब हम लॉग इन करते हैं, एक नया निवेशक लॉग इन करता है, एक फंड सिलेक्शन शुरू करता है तो उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ग्रोथ है, डिविडेंड है, बैलेंस है, फ्लेक्सी है, मल्टी कैप्स है, सेक्टोरल है। सो इतने सारों में मेरा चुनाव कितना सही है, ये कैसे तय होगा? जी सुमित, आपने बिल्कुल सही कहा। म्यूचुअल फंड हमेशा कहते हैं कि सही ऑप्शन है, लेकिन आपके वाला म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं वो डिपेंड करता है आपने किस तरीके से अपने फंड्स को चुना है। देखिए, ये तो प्रूवन फैक्ट है वर्ल्ड ओवर, इंक्लूडिंग हमारे देश में, कि म्यूचुअल फंड जो है बहुत ही सिंपल, सरल, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन उसका फायदा उठाने के लिए आपको सही फंड की सिलेक्शन करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, उसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने होंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी जरूरत कैसी है, मतलब आपके पास समय कितना है, आपकी रिस्क प्रोफाइल कितनी है, राइट, किस तरह के से आपको रिटर्न चाहिए, जैसे आपने कहा आपको डिविडेंड चाहिए, ग्रोथ चाहिए या दोनों चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप तो मैं देखूं कि मेरी खुद की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे मदद करता है कि मेरे पास कितना समय है, मेरा रिस्क प्रोफाइल कितना है, कि मेरी एसेट एलोकेशन जो हम कहते हैं ना हमेशा, कि कितना पैसा इक्विटी में जाए, कितना पैसा डेट में जाए, कितना पैसा कमोडिटीज जैसे गोल्ड सिल्वर में जाए, और कितना। पहला कदम तो मेरा ये होना चाहिए कि मैं वहां से शुरुआत करूं। एक बार मैंने डिसाइड किया कि कितना कितना पैसा डिफरेंट एसेट क्लासेस में जाएगा, फिर दूसरा स्टेप होता है कि उसमें से मैं कौन से फंड चुनूं, राइट। कुछ पैरामीटर्स है वहां पे, जैसे हम कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है। पास्ट परफॉर्मेंस इकलौता एक फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि उसमें भी आपको थोड़ी लंबे समय की उनकी परफॉर्मेंस देखनी है, ताकि आप देख सकें कि डिफरेंट मार्केट सिनेरियोज में फंड ने कैसे परफॉर्म किया। फिर आपको देखना है कि उस फंड में लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कितना है, राइट, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो कैसा है, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कैसी है। तो ये कुछ फैक्टर्स है, देख के फिर आपको फंड को चुनना है। जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप गए और टेबल में देख के जो टॉप 5 फंड है उनको ले लिया, आपको कंसिस्टेंसी देखनी है, राइट, परफॉर्मेंस के अंदर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कभी कभी शायद एक आम निवेशक के लिए थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। तो अगर ये डिफिकल्टी लगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप किसी प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर के साथ काम करें, जो एटलीस्ट आपको मदद करेंगे इस प्रोसेस को समझने में और सही फंड को चुनने में। तो अब हुआ क्या कि कुछ साल पहले समय सेबी ने ना ये एक कैटेगराइजेशन किया था फंड्स का, तो उन्होंने ये थोड़ा आसान कर दिया देखने के लिए कि भाई डेट फंड्स में क्या कैटेगरीज होंगी, इक्विटी में क्या कैटेगरीज होंगी और हाइब्रिड में क्या कैटेगरीज होंगी। तो कहीं ना कहीं फंड सिलेक्शन का जो प्रोसेस है थोड़ा आसान हो गया, बट इस पे काफी ध्यान देने की जरूरत है। तो हेमंत सर, जैसे कहते हैं ना कि आप जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे खाना भी अलग होता जाता है। पहले आपकी एज में कुछ आप खा लेते थे, धीरे धीरे आपकी एज बढ़ती है तो आपके खाने के तौर तरीके बदलते हैं, लाइफस्टाइल बदलता है। सो क्या ये म्यूचुअल फंड के लिए भी एप्लीकेबल है कि जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जाएगी, यानी इन्वेस्टर की एज बढ़ती जाएगी, उसकी प्लानिंग बदल जाएगी, उसका फंड सिलेक्शन बदल जाएगा, उसकी सोच बदल जाएगी, ऐसा भी कुछ होगा क्या? इसमें आई थिंक बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने जैसा कहा। देखिए क्या होता है, आप डिफरेंट फेजेस में गुजरते हैं आपके अपने करियर में, आपकी लाइफ में, राइट। एक फेज ऐसा आता है जब आप पैसे को अक्यूमुलेट करते हैं, आप पैसा जमा करते हैं ताकि आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, चाहे आपकी रिटायरमेंट हो, बच्चों की एजुकेशन हो, राइट, आपको घर खरीदना हो, तो कोई भी आपकी जरूरत हो, वो जरूरत
लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, वो मीडियम टर्म की 5-7 साल की भी हो सकती है, वो बहुत शॉर्ट टर्म की भी हो सकती है। तो जैसे जैसे जैसा आपने बिल्कुल कहा, वो सही लॉन्ग टर्म के जो गोल्स हैं वहां पे वो बिल्कुल अप्लाई करता है। हमने जो रिस्क प्रोफाइल की बात की, वो रिस्क प्रोफाइल भी आपका समय समय पे बदलता है। एक ऐसा फेज आता है जब आपको काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज हो सकती हैं, तो आप मे भी आपकी उम्र कम है, लेकिन आपकी जो पर्सनल सिचुएशन है वो आपको अलाउ नहीं करती कि आप बहुत ज्यादा रिस्क लें। फिर आप ऐसे स्टेज में पहुंचते हैं कि आपकी जो बच्चों की एजुकेशन हो गई, आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप एकदम अपने पीक पे हैं। तो वो जो साल होते हैं 5-10 साल जो होते हैं, वहां पे आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा, कि आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना है, आपको ये समय देखना है कि कितना है आपके पास। और जैसा मैंने कहा कि 3 तरह के एसेट क्लासेस में आप इन्वेस्ट करते हो, डेट में करते हो, इक्विटी में करते हो, या फिर हाइब्रिड में करते हो। वहां पे जैसे अगर आप डेट की बात करें, क्विकली मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे, कि डेट में अगर आप बात करें तो 16 कैटेगरीज है, ज्यादा है बट काफी अच्छे तरह से डिफाइंड है। तो आपका जो समय है, अगर आप फंड की मैच्योरिटी से मैच करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको 1 महीने के लिए पैसा पार्क करना है, तो आप लिक्विड फंड में क्यों जाते हैं? क्योंकि जो लिक्विड फंड के इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी मैच्योरिटी 91 डेज रहती है। अगर आपका 6 महीने का पैसा आपको पार्क करना है, तो अगर आप लो ड्यूरेशन में जाते हैं, क्योंकि मिनिमम ड्यूरेशन जो है 6 से 12 महीने की होती है। उसी तरीके से डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के फंड होते हैं, क्रेडिट रिस्क होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड होते हैं, बैंकिंग एंड PSU डेट फंड होते हैं। इक्विटी में आएंगे तो वहां 10 कैटेगरीज हैं। वहां पे आपको पता है आपको लार्ज कैप में पैसा लगाना है, आपको मिड कैप में लगाना है, आपको स्मॉल कैप में लगाना है। तो वहां पे आपको डाइवर्सिफाइड फंड देखने हैं, लार्ज एंड मिड, फ्लेक्सी कैप, या फिर मल्टी कैप फंड। उसके अंदर जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में, जो पैरामीटर्स की मैंने बात की थी, कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, कंसिस्टेंसी कितनी है, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो, लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ये और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न है लेकिन कितना रिस्क ले, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो अवेलेबल है। जैसा मैंने कहा, ये सारा डेटा अवेलेबल है आपको फंड की फैक्ट शीट में मिलेगा, आपको जैसे moneycontrol.com पे जाएंगे वहां पे मिलेगा। काफी सारी जगह है जहां पे ये आपको डेटा मिलता है। आपको ये डिसाइड करना है कि आप में वो क्षमता है कि आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, किसी प्रोफेशनल के साथ बैठ के काम कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो आप डिसीजन ले रहे हैं, आप कर रहे हैं, उसका जो आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हेमंत सर, ऐसा भी होता है बहुत बारी, कई सेक्टर्स को हम बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मैं किसी इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर हैं, वो फार्मा को बहुत अच्छे समझेंगे, कोई FMCG में काम करते हैं तो सेक्टर को अच्छे समझते हैं। सो इनकी चॉइसेस के हिसाब से, IT प्रोफेशनल है, इनकी चॉइसेस के हिसाब से, एक कोई बिजनेसमैन है तो उनकी इनकम अलग होती है, कोई सैलरीड एम्प्लॉय है उनकी इनकम अलग होती है। सो इनकी चॉइसेस हर इंडिविजुअल की इनकम सिलेक्शन के हिसाब से, उनकी नॉलेज के हिसाब से अलग अलग होती है। सो क्या यहाँ पर भी फंड सिलेक्शन में अंतर आता है? हाँ, देखिए, 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो ये कि मैं किसी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मेरे पास नॉलेज है, तो ऑब्वियसली आपका फ्यूचर उस इंडस्ट्री से ऑलरेडी लिंक्ड है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट भी उससे लिंक होगा। जस्ट बिकॉज आपकी फेमिलियरिटी है, आप समझते हैं वो इंडस्ट्री कैसा काम कर रही है, जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट के हिसाब से उसके अंदर उतना पोटेंशियल हो। तो आई थिंक ये दोनों चीजों को आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। और दूसरा, आपकी जो इनकम लेवल है, आपकी जॉब सिक्योरिटी कितनी है, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कैसी है। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जहां पे आपका जॉब लॉस हो, आपको दोबारा से रीएम्प्लॉयमेंट होने में इतनी प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, उसमें अनसर्टेनिटीज हो सकती है, इरेगुलरिटी हो सकती है इनकम में। तो आई थिंक इनकम लेवल्स अलग है, जिस तरीके से इनकम आती है वो अलग हो सकती है, हमारे गोल्स अलग हो सकते हैं, राइट। एक ऐसा भी इन्वेस्टर हो सकता है जिसके लिए शायद 1 करोड़ भी कम पड़े, और एक ऐसा इन्वेस्टर भी हो सकता है जिसको 10 लाख बहुत बड़ा रकम हो। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स, रिलेटिव टर्म में देखना है हमें, हमारी कितनी रिक्वायरमेंट्स है, हमारी कितनी इनकम है, और हमारे लिए क्या सूटेबल है। तो आई थिंक ये जो पूरी चीज है, चाहे फंड सिलेक्शन हो, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हो, कहीं ना कहीं सबसे ऊपर जो आपको रखना है वो रखना है सूटेबिलिटी। जी, तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यमों से आपके जो रिस्क प्रोफाइल है या आपकी जो सिचुएशंस हैं उनके हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। इसीलिए फंड सिलेक्शन करना या कौन सा फंड आपके लिए सही है, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी एक बढ़िया वित्तीय सलाहकार की राय इस पर जरूर लें। लेकिन हर चीज आपके म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन बहुत हद तक तय करेगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। पहले दर्शक गुजरात से हमारे साथ मौजूद हैं, निकुंज जरीवाला हमारे साथ मौजूद हैं। निकुंज जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? बस बढ़िया सर जी। क्या आज सवाल है निकुंज जी आज आपका?
मैंने मेरा पोर्टफोलियो आपके को भेजा है। मेरे जी। को बस इतना है कि मेरा सालाना 19,000 का इन्वेस्टमेंट है। अभी मैं हर साल 2,500 रुपया इन्वेस्ट हर साल बढ़ाता हूँ। तो मेरे को कुछ एग्रेसिव फंड में अभी आगे बढ़ना है कि गोल्ड SIP में आगे बढ़ना है, वो थोड़ा आप मेरे को गाइड करिएगा। तो निकुंज जी, आप पहली चीज तो क्या आपकी उम्र है और आप कब से निवेश कर रहे हैं? मेरी उम्र है 39 ईयर्स ओके। और मैं 25 ईयर्स से चालू है। चलिए, तो मतलब करीब करीब आप बाजार में रफली 14 साल दे चुके हैं, एग्री? ओके, हाँ, यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्या करना चाहिए हेमंत सर? इनके निवेश बहुत समय से निवेशित है मार्केट में और स्टेप अप भी करते हैं डिसिप्लिन के साथ। 2500 रुपए उन्होंने खुद कहा कि स्टेप अप कर लेते हैं। तो क्या गोल्ड की SIP में रहें, क्योंकि इनकी एज अभी उस तरह की नहीं है कि ये डेट या गोल्ड की तरफ ज्यादा फोकस करें, लेकिन हाँ अभी ये क्या करना चाहिए? इनके NPS भी है और बाकी फंड्स भी आपको भेजे हुए हैं, क्या सलाह देंगे आप? देखिए सुमित, अगर मैं निकुंज का पोर्टफोलियो देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एक मिक्स्ड रिएक्शन होगी। एक तरफ अच्छी बातें हैं, जैसा उन्होंने कहा कि काफी समय से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमिटेड है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल बढ़ाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। अभी और SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एक बहुत ही एक डिसिप्लिन तरीका है, तो ये तो मुझे लगता है ये अच्छी चीज है जो उन्होंने की है। जो चीजें जहां मुझे लगता है थोड़ी कमी है, जिसको उनको पूरा ध्यान रखने की जरूरत है, इनका जो पोर्टफोलियो है ये इसमें क्लैरिटी नहीं है। पहली बात कि एक गोल के लिए है या मल्टीपल गोल्स के लिए है, इनका टाइम होराइजन आगे कितना है, इनका टारगेट कितना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम एक रकम इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि वाकई में ये एडिक्वेट है कि नहीं, पर्याप्त है कि नहीं, हमारे जो टारगेट्स होंगे या जितना पैसा हमको चाहिए वो पूरा होगा या नहीं होगा। तो मैं ये चाहूंगा थोड़ा सा एक पॉज करके थोड़ा सा एक अपने प्रोसेस को थोड़ा डिफाइन करें कि मेरे पास समय कितना है, मेरा गोल कितना है। एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी में है, अगर लॉन्ग टर्म में तो 12% मान के कितना पैसा मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ये स्टेप करेंगे तो मुझे लगता है वो बेहतर है। अब मैं इनके पोर्टफोलियो पे अगर आऊं, 13 फंड है जहां पे वो SIP कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा फंड है। 2 फंड ऐसे हैं NPS के अलावा, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं जहां पे उन्होंने लमसम इन्वेस्ट किया है, तो कुल मिला के 15 फंड है उनके पास। किसी भी इन्वेस्टर के लिए 15 फंड, स्पेशली जब आपको ये क्लैरिटी ना हो कि एक गोल है या मल्टीपल गोल है, कितना समय है, तो ये बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं इनको पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से 4 या 5 फंड इनके लिए बिल्कुल सही रहेंगे। अगर आप सही फंड चुने, हमने पहले बात की, सही फंड चुने, जो एलोकेशन आपको चाहिए डिफरेंट एसेट क्लासेस में, डिफरेंट सेगमेंट में, वो आपको मिलेगी। तो इनके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अमाउंट बदलने की जरूरत है, वो है क्वांट एक्टिव फंड और HDFC स्मॉल कैप। क्वांट एक्टिव फंड जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें 4,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, और HDFC का जो स्मॉल कैप फंड है वो 3,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि 3 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें, और मैं ये देख के बता रहा हूं उनको कि ताकि उनको जो एलोकेशन है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में वो अच्छे से मिले। एक कोटक मल्टी कैप, एक HDFC लार्ज एंड मिड कैप, और एक मे बी मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। तीनों में 4-4 हजार रुपए इन्वेस्ट कीजिए आप। कुल मिलाकर इस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और जो बैलेंस आपको चाहिए वो मिलेगा, फंड्स कम होंगे, मॉनिटरिंग करना आसान होगा। तो कुछ बदलाव आपको बताए गए हैं, आप उन बदलाव के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। कुछ फंड सुझाए गए हैं, आप उनको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब राजस्थान चलते हैं। शालिनी जी वहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। शालिनी जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर ये, हाँ जी सर, ये पोर्टफोलियो मैंने भेजा हुआ है, तो इसी के रिगार्डिंग भी कुछ चेंजेस इसमें रिक्वायर्ड है या नहीं है, क्या मैं सही हूँ? मेरा कोई ना तो एडवाइजर है सर, और ना ही मुझे ज्यादा मुझे लगता है नॉलेज है, तो मैंने आपका फंड देख के ही थोड़ा ये शुरू किया है ओके। इन्वेस्टमेंट। तो शालिनी जी, आपने निवेश शुरू कब से किया है? ये 2022 से सर। उससे पहले आप कहाँ निवेश करते थे? उससे पहले तो यही FD होगी, LIC होगी, जो ट्रेडिशनल वे तो FD से म्यूचुअल फंड में आने के लिए ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि इसमें आना चाहिए मुझे? ये आपके शो वगैरह देख के मुझे ये लगा कि उसमें तो मतलब कोई खास रिटर्न नहीं बन रहा है, और LIC और ये तो बिल्कुल ही तो सेफ्टी वाला कंसर्न आपका दूर हो गया FD से और म्यूचुअल फंड वाला? हाँ, नहीं, म्यूचुअल फंड सेफ है, मार्केट भी सेफ है, उसमें भी मैं थोड़ा कर रही हूँ। ओके, चलिए बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। आप निवेशित रहिए सालों साल तक, जितना साल रहेंगे उतना आसान होता जाएगा आपके लिए पूरा सफर। बाकी हेमंत सर, 15,500 रुपए के आसपास की इनकी SIP चल रही है, रिसेंटली शुरू किया है म्यूचुअल फंड में, करीब 15 से 17 साल के लिए निवेश करना चाह रही हैं। एक ही चीज है जो मैं समझना चाहूंगा और आपसे भी बोलना चाहूंगा कि क्योंकि ये 2022 से निवेशित है और बाजार तब से गुलजार है,
अब तक उतना बुरा सिनेरियो देखा नहीं है किसी बड़े निवेशक या बड़े झटके बाजार में। सो आप क्या कहोगे, क्या करना चाहिए इन्हें अपने पोर्टफोलियो में? सुमित, आई थिंक आपने जो बिल्कुल सही कहा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज एक तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे शालिनी जी ने जिस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाया है, जहाँ पे वो रह रहे हैं और शो को देख के समझ के इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को शुरुआत किया है, वो काफी कमेंडेबल है। मुझे लगता है कि ये बात सही है, जैसा आपने कहा कि जब से इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, मार्केट ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, तो शायद इन्होंने अभी वो पीरियड देखा नहीं, एक्सेप्ट बहुत रिसेंटली जब मार्केट में वॉलेटिलिटी है। लेकिन देखिए क्या इनके फेवर में है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि 15 से 17 साल का समय, बहुत लंबा समय है इनके पास। सुमित, हम जानते हैं कि मार्केट समय समय पे वॉलेटाइल होता है, लेकिन लॉन्ग रन में इक्विटी से जो आपको रिटर्न मिलते हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल से जो डाइवर्सिफाइड है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई रिस्क है। दूसरी अच्छी बात क्या है, सबसे बड़ा डर क्या होता है इक्विटी फंड, इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, वो होता है वॉलेटिलिटी का। डाइवर्सिफिकेशन आपके पास है और उतार चढ़ाव को टैकल करने के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर लेवल पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप हर महीने डिफरेंट डेट्स पे आप डिफरेंट लेवल्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो काफी रिस्क जो होता है वॉलेटिलिटी का, उसका इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे बहुत कम हो जाता है। कम ही नहीं होता, इनफैक्ट वो लॉन्ग टर्म में हमारे बेनिफिट के लिए काम करता है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको एक बार उन्होंने मन बनाया, अगर ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं 15 से 17 साल, काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। इनके पोर्टफोलियो में अगर मैं देखूं तो इन्होंने करीब 5502 इंडेक्स फंड में लगाया है, एक निफ्टी है 50 है और एक नेक्स्ट 50 है। तो ऑब्वियसली इन्होंने जो पूरा यूनिवर्स है लार्ज कैप का 100 स्टॉक्स, उन सभी में इन्वेस्ट किया हुआ है। और ऑब्वियसली जैसा हम जानते हैं इंडेक्स फंड में उनकी जो एक्सपोजर लेवल है वो वेटेज के हिसाब से होती है, तो एक पैसिव स्ट्रैटेजी भी है। फिर इनके पास एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, जहाँ पे शायद उन्होंने 4000 पे इन्वेस्ट किया है। ये भी प्राइमरीली एक लार्ज कैप फंड कह सकते हैं, और उसमें कुछ हिस्सा जो है वो यूएस मार्केट में भी जाता है। तो आई थिंक फंड अच्छे हैं। अब 2 फंड जो है इनके, एक इनके पास एक्सिस का मिड कैप फंड है, राइट, और एक स्मॉल कैप फंड है। वहां पे मुझे लगता है थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। हालांकि बहुत लंबा समय इनको नहीं हुआ है, बट क्योंकि लंबा समय आगे इनके पास है, चेंजेस करेंगे तो बेहतर है। मुझे लगता है मिड कैप में अगर ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप देखें तो वो एक बेहतर ऑप्शन रहेगी, और स्मॉल कैप में भी बंधन स्मॉल कैप देखें या निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप देखें तो वो बेहतर ऑप्शन है जो एग्जिस्टिंग फंड है। कुछ बदलाव, और जैसा मैंने कहा इंपॉर्टेंट ये है, स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करिए, जब जब पॉसिबल हो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाइए, ताकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आप कहीं बड़ा कॉर्पस बना पाए। तो हेमंत सर, इन्होंने, क्योंकि शालिनी जी ने अपने बेटे का एक पोर्टफोलियो भी भेजा है, उनकी उम्र 19 साल है और उनका करीब 7000 रुपए के आसपास के एसआईपी उनके लिए भी करते हैं, और उनके लिए 30 साल का कॉर्पस इकट्ठा कर रखा है, 30 साल का टाइम फ्रेम ले रख सकता है, तो वहां पे क्या करें? अगेन आई थिंक अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत लंबा समय है। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को देखूं, जो स्मॉल कैप फंड है उसमें आप बने रहें, उसमें आई थिंक अच्छा फंड है। और दूसरा एसबीआई मिड कैप जो है उसके सामने अगर आप निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड देखें तो बेहतर है। और मेरे एसेट का जो लार्ज कैप फंड है, वहां पे अगर एक फ्लेक्सी कैप फंड रखें, जैसे निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप रखें, या क्वांट एक्टिव फंड की हमने बात की वो रखें, तो मुझे लगता है वो बेहतर ऑप्शन हो सकती है। तो 1-2 जगह बदलाव की जरूरत है। ऐसा इन्वेस्टर ही होता है, आप शुरुआत करते हैं, और ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि ये फंड आगे आ जाके अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि एक छोटा पोर्टफोलियो आप कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए ऐसे फंड्स के साथ जो कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्म कर सके और मॉनिटर करते हैं। तो शालिनी जी, कुछ बदलाव, वैसे तो आप 80-90% सही है, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव की जो बातचीत आपको हेमंत सर ने बताया, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अदरवाइज इस चीज के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाजार में उतार चढ़ाव दोनों रहते हैं, और एसआईपी आपको उसी में हेल्प करता है। तो इसीलिए अभी थोड़ी गिरावट अगर आती है, कोई सिनेरियो बनता है, तो आपके लिए बढ़िया मौके वहां पर भी खुल जाएंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, हेमंत सर बने रहेंगे, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे कुछ और सवालों को लेकर भी, कुछ खास टॉपिक्स पर भी। छोटे से ब्रेक के उस तरफ आप देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं हेमंत रस्तोगी सर से, साथ ही साथ हम आपके सवालों के जवाब भी ले रहे हैं। और आज का टॉपिक था कि आपका फंड कितना सही है या कितना नहीं है, इस पर भी हमने बातचीत की। लेकिन अगले दर्शक हमारे साथ अब दिल्ली से हैं, मनोज कुमार अग्रवाल साहब मौजूद हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मनोज जी, क्या सवाल है आपका?
मेरा सवाल है कि मेरे पास अभी 50 लाख लमसम है अमाउंट, कुछ मेरा प्रॉपर्टी से और उससे आया है। तो अभी मेरे को 7 साल के ओरिजिन से, क्योंकि मेरी एज 53 ईयर्स है और प्रेजेंट अभी जॉब नहीं है, तो उस हिसाब से मेरे को 7 साल में या 10 साल तक भी ले सकते हैं, बिकॉज माई वाइफ इज वर्किंग। तो आफ्टर 10 ईयर हाउ मच आई कैन गेट फॉर बीइंग मतलब फॉर माई रिटायरमेंट पर्पस। ओके, और दूसरी चीज, क्या मनोज सर आप 10 साल बाद इसको एक पेंशन के तौर पे देखना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, या आउटराइटली आपको उस समय पूरी पूंजी निकालनी होगी? हाँ, पेंशन के लिए इसको मैं फंड को बनाना चाह रहा हूँ। फिर आगे से मैं इसमें एसटीपी लगाना चाह रहा हूँ, जिससे कि मैं एसटीपी अपने 40 to 50,000 आज की डेट में मेरा एक्सपेंडिचर है। ओके। तो वो इन्फ्लेशन के बाद उस टाइम पे जो भी होगा 50,000 से इट विल बिकम 75,000 एट दैट टाइम। तो उतना मैं निकालने की सोच रहा हूँ। तो हेमंत सर, 7 से 8 साल का कॉर्पस ये कितना बना पाएंगे? 7 से 10 साल में 50 लाख के आसपास की एक मुश्त रकम है इनके पास। क्या करना चाहिए इनको? क्या इनके लिए बेस्ट सोल्यूशन है? हाँ सुमित, आई थिंक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये, जैसा आपने कहा 7-8 साल का समय है, और इन्होंने शायद ये भी कहा है कि वो 10 साल भी अगर होगा तो रख सकते हैं। तो पहली बात तो नंबर्स देख लेते हैं। अगर 50 लाख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये इक्विटी ओरिएंटेड और इक्विटी फंड्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप 12% का रिटर्न मान के चलें तो करीब 1.5 करोड़ का कॉर्पस 10 साल के बाद बना पाएंगे। राइट, पहली बात तो ये कि 10 साल का अगर अपने आपको समय दें तो उतना कॉर्पस बन पाएगा वहां पे। दूसरी बात, इस तरह के फंड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके पास। तो मैं चाहूंगा कि एक मिक्स हो, जैसे एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, एक बैलेंस एडवांटेज फंड और क्लीन इक्विटी फंड। फंड्स मैं इनको रिकमेंड कर देता हूँ, ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनको ये फंड चाहिए या कुछ और फंड दे सकते हैं वो। जैसे आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट में 10 लाख लगाया है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में 10 लाख, कोटक मल्टी कैप, उसके बारे में हमने पहले ही बात की, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड और निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप। तो मैंने डिफरेंट कैटेगरीज के उनको फंड दिए हैं ताकि उनका जो एलोकेशन है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में और इक्विटी और डेट के बीच में वो सही हो। फिर इन्होंने कहा कि जैसा हमने कहा कि 1.5 करोड़ का कॉर्पस वो बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि उनको अगर 75,000 पर मंथ लगेगा मान लीजिए, तो करीब 9 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी इनको हर साल 10 साल के बाद। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है, उसको इनको इस्तेमाल करना चाहिए। इनका 10 लाख रुपए हमने जो डाला है बैलेंस एडवांटेज में, वहां से शुरुआत कीजिए अपनी एलिजिबिलिटी की, तो जो करीब 6% हो इनके कॉर्पस का उस समय, जो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको 6% निकाल भी देंगे, आपके खर्चे पूरे होंगे और साथ में थोड़ी बहुत ग्रोथ भी आपको मिलती रहेगी ताकि आप इन्फ्लेशन को टैकल कर सकें। बाकी जो फंड्स है इक्विटी के, आगे जाके धीरे धीरे उसको रीबैलेंसिंग करके आप हाइब्रिड कैटेगरी में लेके जाइए, क्योंकि उस समय का आपकी रिक्वायरमेंट जो है मोर ऑफ कंसिस्टेंसी और इनकम की होगी। आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और आपको जो वॉलेटिलिटी वो भी थोड़ी कम होगी। तो शुरुआत कीजिए इस मिक्स से, आगे जाके जैसा मैंने कहा एलिजिबिलिटी पहले कीजिए बैलेंस एडवांटेज फंड से, फिर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से, और उसके बाद जो इक्विटी फंड है उसको कन्वर्ट कीजिए आप और वहां से अपनी एलिजिबिलिटी कीजिए। तो मुझे लगता है अच्छी स्ट्रैटेजी है अगर ये डिसिप्लिन तरीके से बने रहे। एक ही और चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे लमसम है, एक साथ मत लगाइए, मार्केट में वॉलेटिलिटी है। मेरा ये मानना है कि आप 30% लमसम लगा सकते हैं और बाकी जो है अगले 3 से 6 महीने में सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान से इन्वेस्ट कीजिए। अगर कहीं मौका मिलता है, आपको बड़ी फॉल आती है, तो आप एक साथ ही उसको स्विच कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर भी जाए तो भी आपके पास एक सर्टेनिटी होगी कि अब ये समय है कि हम और अपनी एलोकेशन को बढ़ा सकें। तो ये स्ट्रेटेजी वाइज मुझे लगता है मिक्स कीजिए लमसम और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो आपको राय रणनीति बताई गई है मनोज जी, आप उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं जो आप गोल साध के चल रहे हैं पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हेमंत सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और जाने से पहले हेमंत सर की तरफ से टॉप 4 फंड है वो भी आप स्क्रीन पर देखेंगे, कौन कौन से फंड्स उन्होंने सुझाए हैं आज के लिए, जिनको आप अगर पोर्टफोलियो की शुरुआत कर रहे हैं तो ये फंड आपके लिए सही है। कोटक मल्टी कैप फंड, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड और बंधन का कोर इक्विटी फंड, ये 4 फंड्स जिसको आप हेमंत सर की राय के हिसाब से अपने टॉप 4 फंड के तौर पे देख सकते हैं। फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।